Hello and welcome to HT's weekly talk show, The Interview, and our special segment, Reaching Out with HT. A few years ago, the then Union Home Minister had honored her for her exemplary work. She grew up seeing her mother struggle as a dhaba worker. Things will change one day, she had then promised herself, and change they did for the better. Today, Sub Inspector Kiran Sethi is a decorated police officer with many firsts to her credit. In this edition of HT's weekly talk show, The Interview, we trace her journey and her struggles and success in our special segment, Reaching Out with HT. Welcome to the show, Kiran Sethi, and thank you for being here with us. इस शो में आपका स्वागत है. जी धन्यवाद. Take me through your journey, seeing your mother struggle as a dhaba worker and being now a role model yourself. मेरे पिताजी को हमारे किसी रिश्तेदार ने पॉइज़न दे दिया था, जिसके कारण मुझे मेरी माँ को जो है ढाबा पे काम करना पड़ा. मैं अपनी मदर को देखती थी कि वो किस तरह से क्योंकि ढाबा एक हमारा रोड पर था और किस तरह से लोग वहाँ आते जाते थे. वहाँ कुछ लोग अच्छे भी आते थे तो कुछ ख़राब भी आते थे. और मेरी मदर कितनी हिम्मत से और कितनी मेहनत और ईमानदारी से वहाँ पे डट कर काम करती थी और उन ऐसे मर्दों का भी सामना करती थी जो उनको बुरी निगाह से देखते थे. उन वर्षों में जब आप ग्रो अप कर रही थी, आपने शायद अपने आप को ये सब देखते हुए कहा, वन डे थिंग्स विल चेंज, एक दिन समय करवट लेगा और सब कुछ बदलेगा. जी बिल्कुल. क्योंकि लड़कियों को शुरू से ही कमज़ोर जब माना गया तो एक तरफ ये लगता था कि एक लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, तो जो कुछ नहीं करने वाली थिंग थी उसको मैंने चेंज करने की सोची कि हम जब कभी रात के समय बाहर जाएं और या अकेले जाएं तो कोई हमें इस तरह से ना देखे कि हम बेचारी हैं या कमज़ोर हैं. अब वहाँ से जब आपने अपनी मदर को स्ट्रगल करते देखा और लोगों से जूझते देखा, वहाँ से आप खुद एक रोल मॉडल बनी, तो अब कैसा लगता है और जब आप पीछे देखती हैं, हाउ डज इट फील? रोल मॉडल बनने के लिए एक जुनून चाहिए और एक जोश चाहिए और एक लक्ष्य चाहिए. और जब मैं इस रोल मॉडल को अब एक मतलब बन रही हूँ तो मैंने ये देखा है कि पीछे मुड़कर मुझे हमेशा एक याद आती है एक स्ट्रॉन्ग मदर की, कि मेरी मदर ने जो मेरे में हिम्मत डाली और जो सहन शक्ति डाली, वो मैं अब उसको जिस तरह से एक माँ रोटी खिलाती है, वैसे उन्होंने मुझे एक लक्ष्य को और एक सहनशीलता को लड़ने की और कहीं एक मुकाम तक पहुँचने की हिम्मत दी. जब मैं सामने वाली किसी लड़की को या औरत को या ऐसे किसी इंसान को भी देखती हूँ तो मुझे अपने वो दिन याद आते हैं, या अपनी मदर को देखती हूँ वो दिन याद आते हैं कि पीड़ा क्या होती है. तो अगर मैं अपने दिल्ली पुलिस के माध्यम से किसी की पीड़ा को ख़त्म कर सकती हूँ तो मेरे हिसाब से कि मैं एक सही मायने में दिल्ली पुलिस की रोल मॉडल हूँ. आपने सेल्फ डिफेंस की तरफ आपका ध्यान आकर्षित हुआ. सो व्हाई सेल्फ डिफेंस एंड पर्टिकुलरली द विजुअली इम्पेयर्ड गर्ल्स? कुछ वर्ष पहले एक नेत्रहीन बच्ची को जब भरी सड़क से सरेआम निकाला जा रहा, कुछ लोग थे ज़बरदस्ती ऑटो में बिठाने की कोशिश कर रहे थे, तो मैंने जब उसको बचाया तो मैंने एक बात को महसूस किया कि ये जो बच्ची है ये जब अकेली है और कोई इसकी मदद नहीं कर रहा, क्योंकि ये तो नहीं जान पा रही कि मेरे आसपास कितने लोग हैं, तो कभी इस तरह की किसी भी बच्ची को मुसीबत लगती है तो वो अपना डिफेंस कैसे करेगी. तो मैंने उस जो ट्रेनिंग मैं आम लड़कियों को, महिलाओं को, बच्चों को देती थी, तो मैंने उसी दिन से ठान लिया कि मैं इन नेत्रहीन बच्चियों को ट्रेनिंग दूंगी. जब मैंने उन बच्चियों को ट्रेनिंग दी तो मैंने महसूस किया कि ये तो आवाज़ दे सकती हैं, किसी को पुकार सकती हैं, मगर वो लड़कियां जो ना तो पुकार सकती हैं और ना सुन सकती हैं, तो ऐसी दिव्यांग बच्चियों को हम कैसे ट्रेन करें. तो मैंने अपने सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में अपने डीसीपी परमादित्य साहब से बात की, तो उन्होंने कहा आप बिल्कुल सिखाइए. तो वहाँ पास में ही एक स्कूल था, मैंने वहाँ पे जाकर उन
हज़ारों लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी कि अगर कभी इनको कोई परेशान करता है या शारीरिक या मानसिक रूप से, तो ये आवाज़ नहीं दे सकती, समझा नहीं सकती, तो कम से कम किसी मदद आने से पहले अपने आप को ये डिफेंस कर सकें। जब मैंने इन बच्चियों को भी ट्रेनिंग दे दी जो मुख बधिर हैं, फिर मेरे एक बार दिमाग में आया कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो क्या नाम है किसी चीज़ को समझ ही नहीं सकते, अपनी भावनाओं को भी नहीं प्रकट कर सकते, जैसे मानसिक और शारीरिक रूप से जो कमज़ोर बच्चे होते हैं। तो क्योंकि एक ललक होती है कि हाँ हम कुछ समाज में दे सकें, तो मैं सुब्रतो पार्क में जो एयरफोर्स स्कूल है स्पेशल विंग के बच्चों के वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर साहब से मिली, तो उनको बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा बिल्कुल आप हमारे यहाँ स्पेशल विंग के बच्चों को ट्रेनिंग दें, और मैंने अपनी दिल्ली पुलिस के बिहाफ उन बच्चों को ट्रेनिंग दी। कितने बच्चों को अभी तक आप ट्रेन कर चुके हैं और क्या मुश्किलें पड़ी ये करने में? बिकॉज ये बच्चे अनफॉर्चुनेटली नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं है और स्पेशल चिल्ड्रन हैं, तो कितनी मुश्किलात पड़ी और उसको कैसे आपने कॉम्बैट किया? देखिए, अब तक मेरी जो मैंने जो ट्रेनिंग दी है जिसमें गर्ल्स, बॉयज़ और महिलाएं हैं, सीनियर सिटीजन हैं, या हर फील्ड के जो लोग हैं उनको जो मैंने ट्रेनिंग दी है वो नियर अबाउट अब इस साल करीब 9 लाख से ऊपर होने जा रहे हैं। और जो बच्चे दिव्यांग हैं उन बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए बहुत मुश्किलात होती है कि ऐसे जो हम आम आदमियों को तो हम एक्शन करके बता देते हैं, जो जिस तरह के बच्चे होते हैं उनको पकड़ के सिखाना, इनकी भावनाओं को, इनके एक्शन को समझना और एक एक आदमी को टाइम देना, ये एक बहुत मायने रखता है। और इसके लिए आपको सहनशील खुद होना पड़ेगा। ये नहीं कि आप खुद सिखाते सिखाते इरिटेट हो जाते हैं कि सीखते क्यों नहीं हो, या आप उनको ये कह दो क्या हो रहा, समझ नहीं आ रहा। हम उनको ये वर्ड नहीं बोल सकते, हम उनकी परेशानियों को, जैसे नेत्रहीन जो लड़कियां हैं वो कई बार कहती हैं कि लोग हमारा हाथ पकड़ते हैं और हाथ पकड़ते हुए ही हमें कुछ गलत हरकत कर देते हैं, या कई बार हमारे कंधे पे हाथ रखते हैं तो हमारे प्राइवेट पार्ट को टच कर देते हैं। तो उनको उनकी सिचुएशन को समझते हुए कि वो किस तरह से अपने आप को बचाएं, तो वो ट्रेनिंग हम उनको देते हैं। मुझे कई बार मुख बधिर जो बच्चियां थी वो बताती थी इशारे करके कि वो आया और उसने मुझे यूं यूं कहा कैसी हो, तो तब उनको महसूस कराना है कि तुमने फ्रंट में रह के कैसे अटैक करना और बैक में कैसे करना है। तो इन सब की ट्रेनिंग देने के बाद उनमें कॉन्फिडेंस देखा। और जो आप मानसिक रूप से कमज़ोर जो बच्चे हैं उन बच्चों ने भी मुझे बताया, जब उन्हें फील होने लगा कि हाँ ये अच्छी बात नहीं है, गुड टच बैड टच, तो वो चीज़ समझते हैं। बट उन्होंने अपनी ट्रेनिंग, मैंने इस ट्रेनिंग को कम से कम 1 साल दिया। तो जब 1 साल में उन कुछ बच्चों को जब मैंने ट्रेनिंग दी तो वो मेरी बात को समझने लग गए और मैं भी उनकी बात को समझती थी। और जब वो किक करते थे या अपने उन हाथों को चलाते थे तो वह महसूस करते थे कि हम अपने आप को सेव कर रहे हैं। मुश्किलात आती है, बट आपको अपने लक्ष्य को अगर पाना है और अपने आप को आगे, मतलब मैंने जैसे सोचा है कि मैं हर लड़की को मजबूत बनाऊं, तो हर लड़की का मतलब ये नहीं कि जो बिल्कुल ठीक है सिर्फ हम उसी को सिखाएं। मैंने होममेड जो हाउसमेड में जो रहती हैं, घरेलू हमारी कामकाज में मदद करती हैं, मैंने उन लड़कियों को भी सिखाया। स्लम एरिया के जो बच्चे हैं जो मतलब कि जिनको कोई फैसिलिटी नहीं है, तो मैंने उन बच्चियों को भी सिखाया। 9 लाख बच्चियां आपने कहा, कितना वक्त लगा? मैंने 1986 से ये ट्रेनिंग दे रही हूँ। पहला कैंप जो लगा था दिल्ली पुलिस की तरफ से 1988 में लगा था, तो वो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में लगा था, राजेंद्र नगर में। तो वहाँ 1800 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। तो वो बच्चों में लेडीज़ भी थी, हाउसवाइफ भी थी, स्कूल के बच्चे भी थे, कॉलेज के भी थे, वर्किंग भी थे, उन सबको मैंने सिखाया था। आपने मेन पुलिस ऑफिसर्स को भी ट्रेन किया जी है। बिल्कुल। नाउ बीइंग अ वुमन, टू ट्रेन मेल ऑफिसर्स इन अ मेल डोमिनेटेड पुलिस फोर्स, जो पुलिस फोर्स है जो मेल डोमिनेटेड है और इसेंशियली अगर कहा जाए तो पुरुषों की फोर्स है, उसमें आपने ना कि एक पाथ ब्रेकिंग वो किया, पर आपने मेन को ट्रेन किया, तो उसमें क्या चैलेंजेस थे? पहली बात तो रेजिस्टेंस हुई होगी, बिल्कुल, और उसके बाद आपने उसको ओवरकम किया होगा, तो वो बॉन्डिंग कैसे बनी एंड हाउ डिड यू सक्सीड? देखिए, जब मैं ब्लैक बेल्ट हुई जूडो में,
तो मेरी पोस्टिंग 4th बटालियन में कर दी गई। तो जब 4th बटालियन में मैंने देखा कि वहाँ 2,500-3 हज़ार पुलिस वाले ट्रेनिंग कर रहे हैं और लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे थे मेरे थे, तो जब मैं उनको सिखाती थी वो सोचते थे कि क्योंकि मैं उस पूरी बटालियन में अकेली एक लड़की थी, बाकी सब जेंट्स थे, तो ये सोचते थे ये लड़की है ही हमें क्या सिखाएगी। तो शुरू में वो मतलब कि जो कभी कभी मुझे फील होता था कि स्टाफ भी जो है वो इग्नोर करता था कि ठीक है खड़ी हो जाए, या मुझे कहते थे अच्छा इनको वहाँ ले जाके कुछ फटीक करवा दो। तो मुझे कहती थी कि मैं फटीक कराने के लिए थोड़ी हूँ, मैं सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कराने के लिए आई हूँ। तो कभी कभी महसूस होता था शुरू शुरू में, तो मुझे कई बार मेरा मन भी टूटा नहीं है, ठीक नहीं है, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैंने अपने जोश के साथ अपनी जो एक काम दिया गया था उसको मैंने बनाए रखा। और जब मैंने पहले बैच को ट्रेनिंग दी और वो जब उन्होंने कुछ करके दिखाया तो उसको बहुत सराहा गया। और कई बार जो थे, जैसे मैं थ्रो लगा के सिखाती थी तो पुलिस वाले कुछ कई बार गलत हरकत भी करने की कोशिश करते थे, तो फिर मुझे उस समय याद आता था कि मैं इनकी टीचर हूँ। तो जिस तरह से एक टीचर अपने स्टूडेंट को ट्रीट करता है तो मैंने उनको वैसे ही ट्रीट किया। और जब मेरे बात में जोश होता था, मेरी बात में उनको बताने का तरीका होता था, तो वो समझ गए कि हम एक टीचर से ही बात कर रहे हैं। ये बताइए कि मेन से किस तरह का रेजिस्टेंस हुआ और कैसे आपने उसको हैंडल किया? जब मैंने शुरू में लड़कों को सिखाना शुरू किया तो वो खुद भी इग्नोर करते थे कि ये औरत हमें क्यों सिखाएगी या लड़की क्यों आई है। तो वो जाकर मैडम रहने दो ना, बातें करते हैं, क्या करोगे मैडम, थोड़ा सा हमारा भी रेस्ट हो जाएगा। और मैडम मतलब कि वो मुझे सोचते थे कि बातों में बहला सकें, बट क्योंकि मुझे एक खुद का भी शौक था कि नहीं मुझे ये काम दिया गया है, मुझे इसको करना है। तो वो शुरू में मुझे टीस भी करते थे, मैं वहाँ पे हिम्मत नहीं हारी। कई बार जो हमारे पुलिस वाले पब्लिक के बीच में घिर जाते हैं, अब उन्हें हमेशा अटैक तो करना नहीं है मगर डिफेंस करते हुए पब्लिक को कैसे कंट्रोल करना है, मैं उन टेक्निक्स को बताती हूँ। मोस्टली मैं डॉक्टर्स को सिखाती हूँ। अब डॉक्टर्स कई बार, जैसे मैं कई हॉस्पिटल्स में नर्सिस डॉक्टर्स को जब ट्रेनिंग देती हूँ तो वो बताते हैं कि हमारे साथ जो पेशेंट आते हैं वो हमारे साथ हाथापाई कर देते हैं, बट हमें पता है कि उनकी स्थिति ऐसी है कि वो मेंटली अभी स्टेबल नहीं है, तो वो हमें मारते हैं। अब हम रिवर्स में उनको तो नहीं मारेंगे, तो उस समय हमें किस तरह से डिफेंस करना है वो टेक्निक्स मैं उन्हें बताती हूँ। बट मैं साथ में ये भी बताती हूँ कि जैसे जो नाइट में ड्यूटीज़ करते हैं, जो चाहे प्राइवेट फील्ड में है या गवर्नमेंट फील्ड में है, नाइट ड्यूटी से जब वापस आ रहे होते हैं तो उन्हें किस तरह से अवेयर रहना है, दिल्ली पुलिस के ऐसे क्या प्रोजेक्ट है जिनसे आप उनसे मदद ले सकते हैं। तो ट्रेनिंग के साथ साथ डिफेंस करना, अटैक करना और अवेयर रहना, ये मेरी एक ट्रेनिंग का पार्ट होता है। चलिए अब आते हैं जीबी रोड पर, जहाँ पर आप अब करंटली शायद पोस्टेड हैं। जी, ये बताइए कि वर्किंग इन जीबी रोड वहाँ क्या चैलेंजेस हैं और क्या क्या एक्सपीरियंसेस आपके हुए उधर? देखिए 2020 में जब कोरोना का समय था तो उस दौरान मेरी पोस्टिंग जो जीबी रोड में हुई, तो उस समय जो वहाँ की महिलाएं थी वो नेचुरल कि उस समय कस्टमर उनके पास नहीं, कम ही आते थे। और मैंने जब ब्रोथल हाउस में जाकर वहाँ पर अपनी ड्यूटी के दौरान चेकिंग करती थी तो मैंने देखा कि वहाँ की जो महिलाएं हैं वो बहुत ज़्यादा मेंटली और फिज़िकली बीमार सी थी। शुरू में मैंने जब वहाँ पे चेकिंग के दौरान उनसे बातचीत करनी शुरू की तो सब लोगों ने मुझे पहले इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया कि मैं एक महिला हूँ और इस मतलब कि चौकी में मेरे को लगाया गया है, इस सब डिवीज़न में लगाया गया है। तो वहाँ के जो ब्रोकर हैं या जो इस तरह के काम को फैलाते हैं उनका ये क्या करेंगी, इसको यहाँ से सिर्फ शो पीस की तरह लगा दिया है। मैं जब जाती थी तो मुझे देखकर हंसते थे, तो चुपचाप मैं कुछ दिन देखती रही। और जब मैं ब्रोथल हाउस में जाती थी मैंने महिलाओं से बात की, मगर जो उनकी हेड थी
उनको ये लगा कि ये इनसे बातचीत करती है तो हमारे काम में कोई असर ना पड़े। जब आपने वहाँ पर कदम रखा या आपने डिसाइड किया कि आप इनके साथ काम करेंगी, तो क्या बदलाव आया और उनकी छवि कैसे बदली? जी, जब मैं उनके साथ मिली तो वो मेरे पे ज़्यादा फेथ नहीं करती थी, बट मैंने धीरे धीरे जब उनको बातचीत करने में उनको दीदी बोलना, उनको प्यार से बोलना ये महसूस किया, तो कभी कभी मेरे से आकर बात करती थी। तो मैंने उनको कई बार जाके अलग अलग ब्रोथल हाउस में समझाया कि आप ये देह व्यापार का जो काम है इसको छोड़ते क्यों नहीं हो। तो कह रही थी कि मैडम हमें कौन काम देगा। तो मैंने ये बताया उन्हें कि काम कौन देगा, आप किसी से काम मांगते क्यों, आपके अंदर इतना हुनर है कि आप अपने लिए खुद काम कर सकते हो। तो मैंने उनके लिए अपने जो सीनियर ऑफिसर्स थे उनके साथ मिलकर एक डिसाइड किया कि मैं इनके लिए एक वोकेशनल कोर्स कराना चाहती हूँ। तो उन वोकेशनल कोर्सेज़ में मैंने उनको सबसे पहले मिट्टी के दिए पर कलर करना सिखाया, डिज़ाइनर दिए बनाने सिखाए। तो वहाँ पे कम से कम 300-350 लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया, और जब उन्होंने दिए बनाए और उन दियों को हमने अपने दिल्ली पुलिस के ज़रिए बेचा और उनको हमने पैसा दिया, तो तब उन्हें लगा कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं, समाज हमें कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर सकता है। तो कुछ लड़कियों ने मुझसे कहा कि दीदी हम ये काम सीखना चाहते हैं। तो मैंने उनको, कुछ लड़कियों को पैकिंग का काम सिखाया कि इसमें कोई पढ़ाई की भी ज़रूरत नहीं है और आप इससे आप अर्निंग कर सकते हैं। तो तब पहली बार एक लड़की वहाँ से निकलकर छोड़कर चली गई और उसने किसी एक कंपनी को, मतलब एक गुड़गामा में एक फैक्ट्री को ज्वाइन कर लिया और वहाँ पे वो अब अपना काम कर रही है। तब मेरे दिमाग में आया कि यहाँ की लड़कियाँ निकलना चाहती हैं। तो मैं धीरे 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 उन लड़कियों से बातचीत करने लगी और उन्हें बार बार एहसास दिलाने लगी कि आप इस काम को छोड़ें। तो एक महिला ने मुझे कहा कि मैं छोड़ दूंगी, मगर मुझे क्या लोग एक्सेप्ट करेंगे। मेरे लिए ये भी एक चैलेंज की बात थी कि क्यों नहीं इन लड़कियों के लिए भी वो काम रखा जाए जिससे ये अपने आप को समाज के बीच में स्टैंड कर सके। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इन्हें ये आती है क्योंकि ये बचपन में ही कई बार ये लड़कियां यहाँ पर इस दलदल में फंस गई थी, तो उनके पास पढ़ाई नहीं थी और बिना पढ़ाई के आप किसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा सकते या किसी और कंपनी को नहीं ज्वाइन कर सकते। तो मैंने वहाँ देखा कि उनकी जो बच्चियाँ हैं वहाँ रहती हैं। तो मैंने उनको कहा कि आज ये बच्ची 5 साल की है और 10 साल में जब ये 15-16 साल की हो जाएगी तो फिर आपको क्या इसी काम में अपनी बच्ची को डालना है। तो उन्होंने कहा नहीं मैडम, हम इनको स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं बट हमें पता ही नहीं कि हम इनको कैसे पढ़ाएं, कहाँ भेजें। तब मैंने पहली बार एक लड़की को वहाँ से, जो बच्ची को अपने डिपार्टमेंट के थ्रू चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में पेश किया और उसको मैंने स्कूल में एडमिशन कराया। फिर वहाँ पे लड़कियों को जब देखा कि मैं इस बच्ची को एक अच्छे स्कूल में भेज दिया, वो बच्ची पढ़ रही है, अब उसकी माँ भी धीरे धीरे कोशिश कर रही है कि मैं ये काम धंधा छोड़ दूँ, क्योंकि जब मेरी बच्ची बड़ी होगी तो उसको ये ना पता चले कि मेरी माँ यहाँ काम करती थी। तो वो मुझसे कांटेक्ट करती है, हम उनके लिए नौकरी का अरेंजमेंट भी कर रहे हैं। ऐसे ही मैंने अपनी चेकिंग के दौरान देखा कि एक बच्चा डेली उसको उसकी माँ पाँव बांध कर और ये काम कर रही है। तो लोग कई बार आते थे, उस बच्चे के ऊपर थूक जाते थे, उसके ऊपर शराब की कुछ जैसे पीते हैं तो बोतल में ऐसे गिर गए या लात मार गए या कोई गंदी सी गाली दे गए। तो मैंने कहा भी इसकी मदर इस काम में है, बस इस बच्चे का जीवन क्यों ख़राब हो रहा है। मैंने उसकी मदर से काउंसलिंग की तो उसने बताया कि मैं मैडम पढ़ी लिखी हूँ, मेरे को नौकरी का झांसा देकर यहाँ पे कोई फंसा गया है, मैं क्या करूँ, मुझे कई साल हो गए यहाँ पर। तो मैंने कहा आप यहाँ से बाहर जाना चाहते हो तो हम आपकी मदद करेंगे। तो उस लड़की को पता था कि मैंने उस बच्ची को भी भेजा है और ऐसे 1-2 और लेडीज़ को यहाँ से निकाला है। तो उसने कहा मैडम मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। तो मैंने कहा सबसे पहले हम आपके बच्चे का इलाज कराएंगे, क्योंकि उस बच्चे का एक पाँव तो बड़ा था और जिस पाँव को बांध के जाती थी वो छोटा था। तो मैंने उसका इभास में इलाज करवाया और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के थ्रू उसको एक प्रॉपरली होम में भेजा। अब वो बच्चा पढ़ लिख भी रहा है और उसका सही से इलाज भी हो रहा है और उसकी मदर को मैंने बाहर यहाँ से निकाल कर नौकरी पे लगाया। आपने 9 लाख लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाया। यहाँ के क्या नंबर्स हैं जिनकी ज़िंदगियों को आप
बदल सके या प्रभावित कर सके? जीबी रोड जो एक शरदानंद मार्ग से जाना जाता है, यहाँ आप अगर नंबर देखें तो नंबर तो अभी सिर्फ जो महिलाएं यहाँ से जा चुकी हैं वो 4 हैं और 2 बच्चे हैं। अगर मैं सिर्फ सोचूं कि मुझे नंबर बढ़ाने हैं तो इसके लिए मुझे अभी बड़ी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि जो वहाँ की हेड हैं वो अब उनको पता है कि किरण से अब लोग डायरेक्ट बात कर लेते हैं, दिल्ली पुलिस इनकी पूरी मदद कर रही है, तो वो थोड़ा सा मुझसे कटते हैं कि नहीं इनसे बात नहीं करने दें। बट क्योंकि हमारी चौकी के बाहर हमारा नंबर लिखा है, जिन महिलाओं को पता चलता है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं और मैं उनके लिए आगे वर्क कर रही हूँ। अब दरअसल मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आती है कि जिस तरह से इन 2 बच्चियों को जिनको अब मैंने अब निकाल के नौकरी पे लगाया, उनको कोई परमानेंट जॉब नहीं मिल रही। जब उन किसी को ये पता चलता है कि ये उस जगह से आई हैं तो उनको बाहर निकाल देते हैं। तो कितने नंबर्स के आप सोच रही हैं कि आप कितनों को कर सकेंगी? मैं तो चाहती हूँ कि ये जीबी रोड में ये काम ही हमेशा के लिए वहाँ बंद हो जाए। तो मैं अगर मुझे थोड़ा सा सपोर्ट और मिले तो मैं यहाँ से कम से कम कहीं नहीं गई तो 100 से अबव लड़कियों को यहाँ से निकाला जा सकता है, जो सच में कोई काम करना चाहती हैं और इस ज़िंदगी में नहीं रहना चाहती। कैसे सपोर्ट की उम्मीद कर रही हैं आप और किससे? मैं ये चाहती हूँ कि इन लड़कियों के लिए नौकरी प्रोवाइड की जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा लड़कियों को यही दिक्कत है। ये आज भी ये बताती हैं कि हम किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रही हैं अपनी फैमिली को। तो अगर इन्हें सही मायने में वहाँ पे एक जॉब फेयर लगाया जाए कि हम आपको काम दे रहे हैं, आप जाइए, उनके लिए एक हॉस्टल होना चाहिए जहाँ पे ये रह सकें। नेचुरल है कि सिर्फ नौकरी ही लगाना इनके लिए ज़रूरी नहीं है, इनके लिए ये जगह भी छुड़वाना बहुत ज़रूरी है। जब ये इस प्लेस को छोड़ देंगे तो नेचुरल है कि इनको एक इज़्ज़त भरी ज़िंदगी मिलेगी, ये समाज की धारा के साथ जुड़ सकेंगे। आपने बहुत सारे रेप केसेस को इन्वेस्टिगेट किया है और आपने चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंसेस को भी इन्वेस्टिगेट किया है। कुछ हेयर रेजिंग एक्सपीरियंसेस या कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस जो या डिफ़िकल्ट और डेड एंड केसेस जो आपने आपके सामने आए, उनके बारे में कुछ बताएं। कुछ केसेस ऐसे हैं जो बहुत ही मतलब कि मुझे भी परेशान कर देते हैं। जैसे नवरात्रों में जब हम कन्या पूजन करते हैं, उस दिन एक जब 5-6 साल की बच्ची के साथ उसको ये बुलाकर कि मैं आपको माता रानी का प्रसाद दूंगा, कंजक दूंगा, और बच्चा विश्वास करके 5 साल का वहाँ चला गया और वहाँ पे उसको प्रसाद ना देकर किसी ने मतलब कि उसके साथ दुष्कर्म किया, तो कितना इफ़ेक्ट पड़ता होगा आसपास की बच्चियों पे और उनकी फैमिली पे, क्योंकि वो गरीब घर की बच्ची है और उसके साथ ये हो गया, तो वो एक दिल को झंझोड़ देता है। ऐसे बहुत से केसेस हैं जो मतलब कि दिल को मतलब कि झंझोड़ के रख देते हैं। तो यही एक मेरा मकसद था कि हम लड़कियों को इतना मजबूत बना लें कि अगर कोई भी अनजान व्यक्ति भी उनको छूता है तो वो अपनी रक्षा कर सके। और हर कोने में मैं ये चाहती हूँ कि ये बच्चियों को सब चीज़ें पता हों कि हमें अपना डिफेंस कैसे करना है। What are the lessons that you have learned and unlearned? क्या सीखा और क्या भूला अपने करियर में आपने? अब मैंने अपनी पूरे आज तक की ज़िंदगी में ये सीखा कि दुनिया कुछ भी कहे, आप अपने काम को करते रहें। आपकी टांग खींचने वाले आपको आपके काम को अप्रिशिएट ना करके आपका मनोबल गिराने वाले आपको बहुत मिलेंगे। अगर आप उसको फील करेंगे तो ज़िंदगी में कभी कोई काम नहीं कर पाएंगे। क्या भूलना चाहेंगे आप? मैं वो दिन भूलना चाहूँगी जिस दिन मेरे माता पिता मुझे छोड़ कर गए, और जिस दिन मेरी मदर गुज़री उस दिन मेरी ड्यूटी थी और उन्होंने मुझसे अपने मनपसंद खाना बनवाया और मैं अपनी ड्यूटी पे चली गई थी। तब मुझे मेरे फादर ने फ़ोन करके बताया कि अब मेरी माँ नहीं रही। और जब मेरे पिताजी बिल्कुल लास्ट स्टेज पर थे और उनका वेट 29 किलो रह गया था और उनको पॉइज़न दिया गया हुआ था, तो मगर इतना समय उन्होंने कैंसर में काटा और
सुबह जब उनकी डेथ हो गई थी, मेरी ड्यूटी थी, मैं अपनी ड्यूटी पे गई। अपनी पूरी ड्यूटी करने के बाद तब मैंने उनका दाह संस्कार किया। तो मैं ये सोचती हूँ कि जब जिन लोगों ने हमें पाल पोस के इतना बड़ा किया और हम उनके पास नहीं होते उस समय, ऐसा समय कभी किसी के लिए नहीं आए और मैं वो दिन भूलना चाहूँगी। Kiran Sethi, thank you very much. Thank you for your time and thank you for being here with us. जय हिंद।